नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में आज हम लोग 109 नंबर पार्ट को देखेंगे। 108 नंबर पार्ट तक हमारा हो चुका था और प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो होता है आपका स्टैटिक पोर्शन का होता है और दूसरा जो होता है आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को यूपी पीसीएस मेंस 2020 के अनुसार बीओ मेंस में भी बहुत ज़्यादा लाभदायी है। तो इन दोनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। सोच कर देखिए कि दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, आप फ्लो चार्ट ही केवल बना देते हैं, तो भी आपको मोस्टली चीज़ें मतलब मोस्टली मार्क्स मिलने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है पीसीएस मेंस 2020 के लिए और आपका बीओ मेंस 2020 के लिए, ठीक है। तो आज का जो आपका प्रश्न है पेपर थर्ड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 217 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो आपका यूपी पीसीएस मेंस का ग्रुप है, पेड ग्रुप है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी और बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो भी दोनों पेड ग्रुप चल रहे हैं तो उन्हीं दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आइए हम लोग आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है दोस्तों आज का, क्लोनिंग क्या है, इसके लाभों तथा इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो जो प्रश्न लिख रहे हैं, लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं ये अक्षम्य होती हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिए। ग्रामर की गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में अगर आप कोटेशंस का उपयोग करते हैं, देखिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में एक एक कोटेशन आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करिए। कुछ फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम जहाँ पर भी रेलेवेंट हो तो आप लोग डाल सकते हैं और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। कुछ अच्छी लाइंस जो होती हैं तो उनको आप ऐड करने का प्रयास करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। डे बाय डे अगर आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, अगर नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको अंततः एग्ज़ाम हॉल में जाकर वहाँ पर भी आपको लिखना ही पड़ेगा, तो जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आइए हम लोग जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। क्लोनिंग क्या है और इसके लाभों तथा इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्लोनिंग होती क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई अंग है, कोई किसी कोशिका या अन्य जीवित कोशिका या अंग या संपूर्ण जीव के शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण करना। मतलब क्लोन का मतलब है कि जैसे ये पार्ट आपका इस तरीके से है तो दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी जीव जंतु कोशिका है या जो आपका पार्ट है, हाथ हो सकता है या अन्य कोई ऑर्गन हो सकता है, तो उसी की तरीके से प्रतिरूप बनना चाहिए और उसी जीवित कोशिका से बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लोनिंग कहा जाता है, ठीक है। कॉपी करना एक तरीके से कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। किसी जनक, जनक का मतलब होता है, देखिए इसमें जनक में कौन आएगा, या तो इसमें जैसे मान लीजिए माता हो सकते हैं या पिता हो सकते हैं, ठीक है। माता पिता जनक हो गए, ठीक है। जनक किसी जनक के द्वारा अलैंगिक विधि द्वारा, अलैंगिक, लैंगिक का मतलब होता है जो मनुष्य लोग करते हैं, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सेक्स कहा जाता है। उसके बाद में आपका एक नए बच्चे की उत्पत्ति होती है, ठीक है, इस धरती पर आता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी जनक द्वारा अलैंगिक विधि, जैसे मनुष्य लोग जो करते हैं लैंगिक विधि होती है, और अलैंगिक विधि में कृत्रिम विधि द्वारा लेबोरेटरी में इन चीज़ों को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो देखिए किसी जनक द्वारा अलैंगिक विधि द्वारा यह प्रतिरूप जो है,
ठीक है। इस विधि द्वारा प्रतिरूप जीन की रचना की जाती है, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से जीन का निर्माण किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई ए नाम के व्यक्ति का जो जीन है उसी तरीके से एक नए एक अंग या कोशिका या एक अलग व्यक्ति का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निर्मित क्लोन के डीएनए का हर एक भाग मूल जीव के समान ही होता है कि जैसे क्लोन आप भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा किसी का भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अभी इंसानों में भी प्रयोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लोनिंग के आधार पर कही जाती हैं। क्लोनिंग के बहुत सारे लाभ भी हैं और क्लोनिंग के बहुत सारी सीमाएं भी हैं, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो क्लोनिंग आप लोगों ने समझी, अब उसके बाद में इसके लाभों को देखिए। तो देखिए लाभ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक कोई पार्ट खराब हो गया, ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए हाथ खराब हो गया या अन्य कोई शरीर का एक भाग खराब हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, आपका हार्ट ही डैमेज हो गया। ठीक है, तो आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण में जैसे स्वीकारा जाता है कि भाई अब पता नहीं किसका हो क्या ना हो, तो ये अस्वीकारता की समस्या थी, तो इसका समाधान इसने कर दिया कि भाई जो आपकी एक अच्छी कोशिका को लेकर उसका जीन परिवर्तन किया और इस तरीके से किया, ठीक है, एक नए जीन का तैयार किया, उससे उस मूल कोशिका को बनाया और बनाने के बाद पूरे के पूरे पार्ट बनकर तैयार हुआ और उसका प्रत्यारोपण कर दिया। तो इससे क्या है कि भाई आपको किसी दूसरे का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, ठीक है, तो या अन्य कोई ऑर्गन जो है वो अंग प्रत्यारोपण नहीं किया गया, वो आप ही का कृत्रिम विधि द्वारा जो आपका क्लोनिंग है उसके तहत तैयार करके आप ही के उसमें प्रत्यारोपण किया गया। तो ये एक अस्वीकार्यता की समस्या को भी समाधान करता है। मानव के स्वयं के शरीर के प्रतिरूप से, ठीक है, अवैध अंग व्यापार पर रोक लगाना, मरीजों के दोहन पर रोक लगाना कि जैसे मान लीजिए मानव के स्वयं के शरीर के प्रतिरूप से भाई क्या होता है कि हर तरीके से अंग व्यापार भी होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि क्लोनिंग से एक फ़ायदा होगा कि भाई जो अवैध अंग व्यापार जो होता है, भाई जो व्यक्ति खरीदता है, जैसे मान लीजिए उसको ज़रूरत है अपनी ही बॉडी का कोई जीन से चीज़ें डेवलप कराई जाए, अपने ही बॉडी के किसी पार्ट से चीज़ें ठीक कराई जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो अवैध व्यापार अंगों का होता है वो तो रुकेगा ना, कोई खरीदेगा ही नहीं, भाई ये पता नहीं किसका है, कैसा है, ठीक है नहीं सही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं अंग प्रत्यारोपण में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अंग व्यापार जो है, अवैध व्यापार जो है अंगों का, कि ठीक है, तो वो रोक लगाता है और मरीजों के दोहन पर, कि मरीजों का शोषण किया जाता है, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शोषण किया जाता है कि भाई आप इतने लाख रुपए दीजिए, इतना पैसा दीजिए, तभी हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मरीजों के जो दोहन है या शोषण है उस पर भी रोक लगाता है। ठीक है, अब देखे होंगे आप लोग मेडिकल हॉस्पिटल्स में, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, तो वहाँ पर चिकित्सकीय शोध किया जाता है जिसमें एक जो मृत बॉडी होती है, ठीक है, मृत शरीर जो होता है उसको चीज़ें लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोनिंग के माध्यम से एक शरीर का विकास किया जाएगा, उसी को एक अनुसंधान के लिए दिया जाएगा, शोध के लिए दिया जाएगा। देखा भी होगा आप लोगों ने चीर फाड़, जो डॉक्टर लोग जो ट्रेनिंग होते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है, जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उनमें एक बॉडी की ज़रूरत होती है, उसकी चीर फाड़ और सारी चीज़ें वो की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चिकित्सकीय शोध हेतु मृत शरीर जो होता है उसकी भी यह हेल्प करता है कि भाई आप क्लोनिंग के माध्यम से एक नया शरीर बना लीजिए। जानवरों की अच्छी नस्लों को तैयार किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर देखा भी होगा आप लोगों ने, भेड़ बकरी की क्लोनिंग की गई है, एक अच्छी नस्ल की भेड़ और बकरी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये तकनीकी क्लोनिंग के माध्यम से अच्छी जो नस्लें हैं उनको तैयार किया जा सकता है और बहुत से ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो आप एक का लेके क्लोनिंग कर लीजिए, क्लोनिंग करने के बाद उनकी संख्या बढ़ा दीजिए, तो जो विलुप्त होने का खतरा जो है, विलुप्त होने का, वो नहीं रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, सीमाओं को देखते हैं कि इसमें सीमाएँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चिंताएँ हैं कि आखिर क्लोनिंग के कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं संभावित।
तो देखिए सबसे पहला यही है कि व्यक्ति का क्लोन सहमति से है या असहमति से है। जैसे मान लीजिए आपने जैसे किसी डॉक्टर ने आपके साथ में आपके बॉडी का पार्ट निकाल लिया, किसी को बनाकर बेच दिया, ठीक है, आप ही की क्लोनिंग कर ली और क्लोनिंग करने के बाद किसी और जो आपका अंग था उसको किसी दूसरे में प्रत्यारोपित कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, व्यक्ति का जो क्लोनिंग की जा रही है क्या उसकी सहमति से है या असहमति से है, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा खड़ी होंगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि सहमति से मेरी हो रहा है। क्योंकि भाई जिसको जो अवैध व्यापार, अंगों का अवैध व्यापार करते हैं, तो वो तो चोरी छुपे किसी ना किसी का जीन्स ले लिया, उसी से अपना निर्माण करते रहे, या छोटा सा बॉडी का पार्ट ले लिया। तो इससे क्या है, इसमें यह बहुत बड़ी चिंता है। और क्या है कि जैसे एक नॉर्मल डाइवर्सिटी होती है लोगों में, जनसंख्या में, कि भाई अलग अलग जीन्स के, अब अगर ये क्लोनिंग होने लगेगी तो एक प्रकार के लोग जो हैं समाज में आ जाएंगे, एक प्रकार के लोग जो हैं आपको दिखाई देने लगेंगे कि एक ही जीन्स के होंगे। तो होगा क्या कि जो मानव जनसंख्या है उसमें विविधता खत्म होने का खतरा बना रहेगा, कि भाई एक डाइवर्सिटी, जो एक विविधता है वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। और तकनीकी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा जैसे होता भी है कि जैसे जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग के माध्यम से बहुत सारे अवैध रूप से जो व्यापार है, अंगों का व्यापार है, वो बहुत बड़े पैमाने पे होने लगेगा। और इससे क्या है कि अनेकों प्रकार के वाद विवाद भी खड़े होने लगेंगे कि पता नहीं किसकी क्लोनिंग कहाँ से कैसे हो गई, उसको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो इस क्लोनिंग के में आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस और बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बीओ मेंस या यूपी पीसीएस मेंस, तो आप लोग इस नंबर पर 9140085178 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 218 नंबर क्वेश्चन है, करंट अफेयर का प्रश्न है, और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां, जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में कुछ डाटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी कई इससे क्या है, देखिए एक वैरायटी आती है, जो आपका उत्तर होता है वो अलग दिखता है। प्रस्तुतिकरण आपका बेहतर होना चाहिए सबसे, ठीक है। तो वो चाहे पीसीएस मेंस हो या बीओ मेंस हो, सभी में आप लोग जानते होंगे 13 गुना होगा या 18 गुना होगा। तो आप सोच के देखिए, मिनिमम 13 गुना ही अगर बच्चे मेंस में बैठते हैं जाके, तो एक सीट पर 13 लोग हैं। अब 13 लोगों में से आपको 12 व्यक्तियों से बेहतर लिखना है, और बेहतर लिखना है तो आपको प्रस्तुतिकरण, देखिए डेटा तो वही किसी के पास में कम होगा, किसी के पास में ज़्यादा होगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास डेटा, लेकिन अगर प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि प्रस्तुतिकरण आपको अपना बेहतर रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो जो प्रश्न है, प्रश्न करंट अफेयर का है, 218 नंबर क्वेश्चन है, और 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर टिप्पणी करिए। तो देखिए हाल ही में संसद द्वारा इस विधेयक को संसद से पारित किया गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, तो 2020 में यह संसद से पारित हुआ है। 2010, देखिए विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक जो 2010 में आया था, तो उसमें संशोधन किया गया है। अब ये करता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये काम क्या करता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे ये व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक छोटा सा नॉर्मल इंसान, ठीक है, कोई संगठन, कोई बहुत बड़ा एक संगठन है, और कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी है। मान लीजिए कोई भी कंपनी एग्जांपल में ले सकते हैं, आप एचसीएल ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, कोई भी। तो कंपनियों के विदेशी अंशदान की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो कोई भी विदेशी व्यक्ति, कंपनी, संस्था
देश में लोगों को जो आपका अंशदान है यानी पैसा है वो दे सकता है, और इनका विनियमन भी करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। जो आपके फॉरेन ग्रांट्स होती हैं, जो अंशदान होता है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आता है, तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अब विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के मुख्य प्रावधानों को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला प्रावधान यही है कि जैसे देखिए, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप एक लोक सेवक हैं, तो लोक सेवकों को विदेशी अंशदान लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, लोक सेवकों को, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको विदेशी अंशदान लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब लोक सेवकों में किस प्रकार के लोक सेवक? तो लोक सेवकों में वो लोक सेवक जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या जो लोग भी गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं या लाभ ले रहे हैं, तो उन लोगों को यह जो विदेशी अंशदान जो होता है वो लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा चीज क्या है? जैसे मान लीजिए आप जो विदेशी कंपनी है या व्यक्ति है, उससे आप विदेशी अंशदान ले रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आप ले रहे हैं, तो लेते समय आपको पहचान पत्र, ध्यान रखिएगा, पहचान पत्र सभी के लिए, वो चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, संस्थान हो, कंपनी हो, सभी के लिए आधार अनिवार्य किया गया है। पहचान पत्र आधार के रूप में बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है, प्रावधान क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है। अब ए नाम की कंपनी ये अपना क्या करती है कि जो अंशदान है किसी बी नाम की कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, हस्तांतरण नहीं हो सकता। अगर आपको ए नाम की कंपनी को किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति संगठन से मिला है अंशदान, पैसा मिला है, तो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ और चीजें हैं कि जैसे जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र का नवीनीकरण जो है आपका 6 महीने पहले ही हो जाना चाहिए। आप जैसे एनजीओ हैं या कोई संगठन है, तो आपका क्या है, आपका प्रमाण पत्र होगा 6 महीने पहले ही आपको उसका एक नवीनीकरण करा लेना है। और क्या चीज़ है कि जैसे विदेशी अंशदान जो है, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि विदेशी अंशदान जो है केवल एसबीआई से आपको ले सकते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, वो भी नई दिल्ली ब्रांच से, नई दिल्ली की शाखा से ले सकते हैं। तो ये इस जो विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम जो लाया गया है, विधेयक लाया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, एनजीओ को मान लीजिए 1 लाख रुपए मिला उसको विदेशी अंशदान। अब विदेशी अंशदान 1 लाख रुपए मिला, तो प्राप्त राशि का वो 20% से अधिक, ध्यान रखिएगा, मतलब 20,000 रुपए से अधिक, 1 लाख रुपए मिले हैं, 20,000 रुपए से अधिक वह प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता प्रशासनिक खर्चों के लिए। ठीक है, तो ये 20% निर्धारित किया गया है किसी भी एनजीओ के लिए। तो ये मुख्य प्रावधान है किस तरीके से जो विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लाया गया है, इसमें कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन सी रेगुलेशंस और कौन कौन से नियम जो बनाए गए हैं, उनको चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 125 शब्दों में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को करने का प्रयास करिए, आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। और अगर आपके पास में पेपर टाइम में कम समय मिलता है, तो आप इसी फ्लो चार्ट को ही बनाकर चले आइएगा, तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से करिए। इसकी पीडीएफ जो है बीओ मेंस के ग्रुप में और यूपीपीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।